तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो हाइड्रोजन तत्व पृथ्वी पर प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है। तो जो हाइड्रोजन है ये पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व है और हाइड्रोजन वह तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसकी हर एक लाइन जो मैंने ये लिखी है इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछी गई है। पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन होता है उसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। और अन्य तत्वों की तुलना में इसका द्रव्यमान यानी कि भार सबसे कम होता है। इसीलिए तो हमने पढ़ा कि यह सबसे हल्का तत्व है। और हाइड्रोजन परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, ये 1 होता है। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व है और इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहा जाता है? ये कई बार पूछा गया है। तो इसे आवारा तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो गुण हैं, वो पहले वर्ग और 70वें वर्ग से दोनों से मैच करते हैं। इसीलिए कभी ये पहले वर्ग में होता है तो कभी ये 70वें वर्ग में चला जाता है। तो इसीलिए इसे आवारा तत्व कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन गैस है इसे भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। तो हाइड्रोजन से आपको इतना कुछ याद रखना है। तो अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है लिथियम। तो ये सभी पहले ग्रुप के तत्व हैं और जो पहला ग्रुप है मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले वर्ग को क्या कहा जाता है। तो इस ग्रुप के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, एल्कलाई मेटल कहा जाता है। तो अब हम देख रहे हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन गया कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। और लिथियम एक नरम चांदी जैसी सफेद क्षारीय धातु है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो आधुनिक मोबाइल और स्मार्टफोन में 2 प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है, एक लिथियम पॉलीमर और दूसरी लिथियम आयन। तो लिथियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो हमारे मोबाइल की बैटरी होती है ना, उसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोडियम। तो सोडियम एक क्षार धातु है और ये इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये पूछा गया है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसे खुले में नहीं रखा जाता। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सोडियम है ना, ये ऑक्सीजन और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। और जब सोडियम पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि एक प्रकार से इसमें विस्फोट होता है। जब इसे खुले वातावरण में रखा जाए तो हवा में नमी होती है, तो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर क्या होगा? इसमें विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, इसे नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो याद रखिएगा, सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद आगे है सीजियम। तो सीजियम से क्या पूछा जाता है? तो सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है। तो जो हम घड़ी पहनते हैं या जो दीवार घड़ी होती है ना, देखा जाए तो हर महीने लगभग इन घड़ियों में 15 सेकंड की त्रुटि हो जाती है, यानी कि ये घड़ियां 15 सेकंड लगभग पीछे हो जाती हैं। इसीलिए जो परमाणु घड़ी है ना, ये एकदम एक्यूरेट होती है। तो परमाणु घड़ी को एकदम एक्यूरेट माना जाता है। तो जो परमाणु घड़ी होती है ना, इसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इसके बाद हम दूसरे ग्रुप में चलते हैं। तो दूसरे वर्ग के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है मैग्नीशियम।
तो मैग्नीशियम से क्या पूछा जाता है? तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है और मैग्नीशियम के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य की किरणों को पकड़ने में सक्षम नहीं होते। तो पौधे, आपको पता है ना कि सूर्य के किरणों की उपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। तो जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और जो मैग्नीशियम है, इसका उपयोग फ्लैश बल्ब में भी किया जाता है, क्योंकि जब यह जलता है तो यह एक चमकदार सफ़ेद रोशनी बनाता है और कैमरे के फ्लैश लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो जब आप स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि जब फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है तो क्या होता है, एक लाइट फ्लैश होती है जिससे हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और फोटो में भी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, रीटेक लेना पड़ता है। तो जो वो फ्लैश लाइट होती है उसमें भी मैग्नीशियम का उपयोग होता है। इसके बाद अगला प्रमुख तत्व है कैल्शियम। तो कैल्शियम का उपयोग आपको पता ही होगा कि जो हमारी हड्डियां होती हैं और हमारे जो दांत होते हैं, इनके निर्माण में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है। उसके बाद दूसरे ग्रुप का अगला महत्वपूर्ण तत्व है रेडियम। तो रेडियम की खोज किसने की थी? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियम को पिच ब्लेंड नामक खनिज से अलग किया था। तो देखिए, इसकी खोज किसने की थी? तो मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने इसकी खोज की थी। और ये भी पूछा जाता है कि जो रेडियम है ना, इसे किस खनिज से अलग किया गया था? तो पिचब्लेंड नामक खनिज से इसे अलग किया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेगा कि रेडियम को किस खनिज से अलग किया गया था? तो पिचब्लेंड नामक खनिज से अलग किया गया था। और जो ये रेडियम होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण ग्रुप 11वें ग्रुप पर चलते हैं। तो जो एलिमेंट्स, तो जिन एलिमेंट से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ना, वही मैंने कवर किए हैं। वैसे तो 118 तत्व हैं, पर सबसे प्रश्न नहीं बनते। तो 11वें ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं? तो सबसे पहले है कॉपर, यानी कि तांबा। तो मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो वह है तांबा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो मानव जाति है, इसने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। और तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो वायरिंग हुई होगी, यानी कि जो तारें होंगी, वो तांबे की होंगी। वैसे देखा जाए तो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होती है, लेकिन चांदी तो काफ़ी महंगी होती है। इसीलिए चांदी के बाद देखा जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तांबा माना जाता है। इसीलिए जो बिजली की तारें होती हैं वो तांबे की होती हैं। तो अधिकांश तांबे का उपयोग बिजली के उपकरणों जैसे तारों और मोटर्स में किया जाता है, याद रखिएगा। तो तांबे के बाद देखते हैं चांदी। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबे से भी अच्छा सुचालक विद्युत का कौन सा है? चांदी है, सिल्वर है। ये इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन चांदी काफ़ी महंगी है। इसीलिए जो तारें होती हैं उनमें चांदी की जगह तांबे का उपयोग किया जाता है। तो जो चांदी की वस्तुएं होती हैं, आपने देखा होगा जो चांदी के आभूषण होते हैं, कुछ समय बाद वो काले पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो चांदी की वस्तुएं खुली वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती हैं, क्योंकि जो चांदी होती है ये वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है, जो कि काले रंग की होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो चांदी होती है उसके ऊपर काले रंग की एक परत बन जाती है। ये क्यों बन जाती है? जब जो चांदी होती है ना, ये हवा में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, तो सिल्वर सल्फाइड नामक एक परत बन जाती है चांदी पर, जो कि काले रंग की होती है। तो चांदी के बाद देखते हैं सोना। तो सोने का प्रतीक लैटिन शब्द ओरम से लिया गया है। इसीलिए आप देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें क्या किया गया है कि जो भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके जो लैटिन वर्ड हैं उनके पहले 2 शब्दों को लिया गया है। जैसे गोल्ड को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ओरम कहते हैं। तो ओरम के
पहले दो अल्फाबेट को लिया गया है, इसीलिए गोल्ड को क्या कहा जाता है? AU कहा जाता है। तो जो सोना होता है ना, यह अत्यधिक आघातवर्ध्य होता है। इसे बेहद पतली चादरों और तारों में ढाला जा सकता है। जो सोना होता है ना, याद रखिएगा, यह सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य होता है, यानी कि मेलिएबल होता है। आघातवर्ध्य का मतलब क्या होता है? इस पे जितना भी आघात करो, यानी कि इसको जितना भी पीटो, ये टूटेगा नहीं, बल्कि पतली चादरों में मोल्ड हो जाएगा। आपने देखा होगा कि सोने को पीट पीट कर पतला किया जाता है, तो सोने में सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य की क्षमता होती है। याद रखेगा, सोना अत्यधिक आघातवर्ध्य होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।